विपक्ष चाहे जो नैरेटिव बिल्ड करे, इस वक्त देश की सियासी पिच पर हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में 80% की पॉलिटिक्स सिर्फ एक शख्स कर रहा है और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी को 80% हिंदुओं में से जैसे ही 50% या उससे ज्यादा हिंदुओं का एक मुश्त वोट मिलता है, विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक वाला किला ढह जाता है और मोदी सरकार बना लेते हैं। इसे भी आंकड़ों से समझिए। 2026 बंगाल चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 45.84% रहा। हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ और अनुमान के मुताबिक बीजेपी को हिंदू वोट का लगभग 60% से 75% तक हिस्सा जरूर मिला होगा, तभी इतनी प्रचंड जीत हुई। इसी तरह 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को कुल हिंदू वोट का लगभग 55% से 70% हिस्सा मिला। बिहार चुनाव में बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट का यह ग्राफ 55% से 65%, महाराष्ट्र में 50% से 60% के बीच रहा। यानी मोदी के जो दुश्मन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर हिंदुओं का बंटवारा करते थे, महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर, कर्नाटक में कन्नड़ के नाम पर, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के नाम पर, यूपी बिहार जैसे राज्यों में जात पात के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम करते थे, बंगाल में मोदी की चुनावी जीत ने वो सब एक झटके में खत्म कर दिया है। हिंदू अब हिंदू बनकर मोदी के साथ आगे बढ़ने को रेडी हो गया है और अब 2029 में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 24 में विपक्ष कह रहा था कि मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन 26 के मई महीने में अब विरोधियों को भी पता है कि मोदी को हराया नहीं जा सकता है। विपक्ष के लिए 29 में अभी से ही खतरा है। पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को, जनता के मन में जो टिस था, उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। देखिए, हिंदुओं के वोटिंग परसेंटेज में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई। लोग तो लाइन में खड़े होकर ही वोटिंग किए। तो इलेक्शन कमीशन ने भाड़े से लाए थे क्या? बांग्ला ही बोल रहे थे, बाहर से तो नहीं आए होंगे। बांग्ला बोल रहे थे, उन्होंने वोटिंग किया और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग किया। तो इस तरीके से जनता के राय को, जनता के मत को जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अपमान करती है, उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य बहुत अच्छे नहीं होते। उनको मान लेना चाहिए कि जनता ने वोट दिया। हमें 240 मिला लोकसभा में, यहाँ पे 12 मिला, हमने मान लिया हाँ जनता ने हमें वोट नहीं दिया। 12 सीटें मिली, 12 सीटों में वोट दिया, तो मान लेना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर आप जनता के दिए हुए मत का अपमान कर रहे हैं इस तरीके से बात करके, तो वो जनता आगे आने वाले समय में आपको और सबक सिखाएंगी। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंगो हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का शो देखा है, नरेंद्र, अरविंद केजरीवाल, अब इसको पार्टी ही नहीं है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल, अरे अपने गुरु का साथ जो धोखाधड़ी करता है जनता का साथ, वो तो गए थे उसका दीदी, हम उस दिन बोल दिया था जो दीदी तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए उसके चुनाव में, तो भाई तो जाएगा, ये दीदी भाई बाद में जाएगा, तो हो गया खेल। राहुल गांधी जी पिछले 15 सालों से यही रोना रो रहे हैं। कोई उनकी सरकार हार कर थक चुके हैं। उनको तो खुद ही पता था उन्होंने जीतना नहीं है, वो तो विदेश भाग गए थे, उनको पता ही था। ऐसी एक मानसिकता इन लोगों की है कि देश के लोगों पर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि देश के लोग वोट भी नहीं डालते। राहुल गांधी जी को पड़चोल करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, लोगों को समझना सीखें, लोगों के बीच में काम करना सीखें, तब जाके आपको वोट मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को अब आगे कभी कांग्रेस को कहीं वोट मिलने वाली नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के 4 सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें हैं, बंगाल जहां 42 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, चारों राज्यों की सीटों का टोटल हो जाता है 210 लोकसभा सीट। वहां बीजेपी की अपनी सरकार है। इसका एक मतलब यह भी है कि 2029 में 80 बनाम 20 की डायरेक्ट लड़ाई में मोदी को हरा पाना नामुमकिन है
और अगर मुसलमान वोट कांग्रेस जैसी मुस्लिम लीगी पार्टियों को मिला भी तो भी उनका कमबैक कर पाना आसान नहीं है। लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 80 से 100 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। करीब 30 से 40 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% प्लस से ज्यादा है, यानी हर 5 से 6 सीट में से एक सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन बंगाल और असम के नतीजों ने यह मैसेज दिया है कि अगर हिंदू वोट का जबरदस्त कंसोलिडेशन हो जाए, हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल जाए, तो मोदी को हरा पाना करीब करीब असंभव है। और यह बात अब विरोधी भी समझने लगे हैं, कहने लगे हैं कि विपक्ष को 29 के लिए अभी से सावधान रहना है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। विधानसभा चुनाव होने वाले उसको लेकर हम बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी नहीं, पूरे विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। और ममता जी को एक बार अपनी जिद पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और हमको जो 2024 का मैंडेट है कि एक सशक्त विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में काम करे, उस मैंडेट का आदर करना चाहिए। उनके प्रतिद्वंदी पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी नहीं और बहुत ही सतर्क, वो हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बंगाल की जीत नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बीबीसी की पहली हेडलाइन भी यही है। आप दुनिया के किसी भी अखबार का पन्ना उठा लीजिए, द गार्डियन पर मोदी और बंगाल की जीत, अल जजीरा पर मोदी और बंगाल, न्यूयॉर्क टाइम्स पर मोदी और बंगाल, वॉशिंगटन पोस्ट पर मोदी और बंगाल, यहां तक कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज पर भी मोदी को बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत का ही जिक्र है। और यह हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ी फिक्र है, क्योंकि बंगाल और असम के बाद अब बीजेपी ने पंजाब नेक्स्ट, तेलंगाना नेक्स्ट, हिमाचल नेक्स्ट पर काम शुरू कर दिया है।